हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ICT वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अपना चैप्टर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बेसिकली हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें किसी एक जीव का जो जीन है वो निकाल करके किसी दूसरे जीव में यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। और इसके लिए हमने यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर भी लिया है। हमने अपना DNA जो है वो प्राप्त कर लिया है प्योर फॉर्म में। DNA से हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमने प्राप्त कर लिया है प्योर फॉर्म में। ठीक है, चलो अब आज बात आएगी यहाँ पर कि उसके बाद क्या होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हम साथ साथ में बात करें इंपॉर्टेंट क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ DNA क्या है, सेल वॉल को कैसे रिमूव करना है, किसकी सेल वॉल को किस एंजाइम से यहाँ पे रिमूव किया जाता है वो है। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, RNA के लिए RNA और लिपिड के लिए लाइपेज हमने यूज किया है। अब हमने कहा कि जो DNA है वो वहाँ पे कंडेंस फॉर्म में कहो या प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें कैसे प्राप्त होता है, चिल्ड एथेनॉल का हमने यहाँ पे यूज किया है। देन कलेक्शन ऑफ DNA है, जिसको हम स्पूलिंग कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूछे जाते हैं कि व्हाट इज स्पूलिंग। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर आते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी यहाँ पे बात की थी कि जो ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्राप्त कहाँ से होते हैं। देखो, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो हमने कहा न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, DNA और RNA, इसीलिए इनके बेसिस पे दो न्यूक्लियस होते हैं, DNA और RNA। ठीक है, अब जो DNA होता है वो दो टाइप का होता है, या जो ये वाला जो न्यूक्लियस है जो DNA है वो दो टाइप का होता है। उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडो और एक्सो की कहानी क्या थी कि एक्सो अगर बाहर से DNA को तोड़ा जा रहा है तो एक्सो न्यूक्लियस है, अगर मिडिल पार्ट से या मिडिल पोर्शन से काटा जा रहा है तो एंडो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस ये हो गया है। अब ये प्राप्त कहाँ से हुआ था, तो हमने वहाँ पे RM सिस्टम के बारे में बात की थी, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। आगे जाकर के बात करेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर सीजर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। इनका काम होता है जो न्यूक्लिक एसिड है या जो DNA है उसको काटना, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटना। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनका सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, ये वाला जो सीक्वेंस है। ठीक है, तो इनका काम है यहाँ पर कहीं भी बीच से DNA को काटना। ऐसा क्यों है कि DNA को काट रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमें पूरा का पूरा DNA ट्रांसफर नहीं करना है, पूरा का पूरा DNA में ट्रांसफर नहीं करना था, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब जैसे कि ये क्या है, DNA है। ठीक है, ये DNA है, ये डबल स्ट्रैंड DNA है, और यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, ये वाला। अब वैसे हमें नहीं पता होता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, बट एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, DNA को यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, और तब जाकर के आपके पास ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमें प्राप्त करना है पूरे DNA से। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, DNA की कटिंग करनी पड़ेगी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA हेडिंग हमारी आएगी। तो इसको काटने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का यूज करते हैं। एंडो क्योंकि हमें मिडिल पार्ट से कहीं बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमें वहीं से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करना है, इसीलिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मॉलिक्यूलर सीजर हो गया है। मॉलिक्यूलर सीजर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जैसे कि मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस या जेनेटिक सीजर, मैं कोई भी नाम बोलूँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करना हो, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने इसके देखे थे, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने देखी थी। जैसे कि हमने कहा कि ये किस किस के लिए है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग में यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने कहा कि ये जो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर साइट होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सीजर बहुत सारे होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है इनकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, यानी कि वो पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और जहाँ पे A और T है ये यहाँ से कट मारते हैं, तो इस वाले फ्रेगमेंट को भी AT से अलग करेंगे और इस वाले को भी ये क्या करेंगे, AT से यहाँ पे अलग करेंगे। ठीक है, क्लियर है, पहली बात तो ये है।
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या होती है, विशिष्ट साइट होती है, बहुत यहाँ पे क्या होती है, स्पेसिफिक साइट होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक से ज्यादा होगी तो आपने कहा डीएनए के तो बहुत सारे पीस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। ये तो हमने कुछ चीजें समझी थी, जब वेक्टर के बारे में आगे बात करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगे। जब वेक्टर को खोला जाता है तब हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर दो होंगी तो जो वेक्टर है वो पूरा सेपरेट हो जाएगा। हमें वेक्टर को सेपरेट नहीं करना है बल्कि वेक्टर को खोलना है। तो वेक्टर इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज आप अपने डीएनए को काटने के लिए कर रहे हैं, उस सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज आप वेक्टर को खोलने के लिए करेंगे। कैसे खोलेंगे, कुछ कुछ आपको रिकॉल हो रहा होगा। तो ये तो है यहाँ पर। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं ना, स्टिकी और ब्लंट एंड हमने देखे थे। ब्लंट एंड का मतलब होता है जब अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस आपको नहीं मिलेंगे, सारे पेयर्ड होंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ब्लंट एंड मिलेंगे। जब आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, तब इसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। हमें स्टिकी एंड्स ही चाहिए। क्यों चाहिए, आपको याद होगा जब हमने कहा था कि जब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ठीक है, देखो जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाता है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें इस प्रकार से मिलेगा, जो अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें पाए जा रहे होंगे। जब यहाँ पे वेक्टर खुलेगा तो वेक्टर के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यूज कर रहे हैं, मतलब वो सेम साइड से कट करेगा। मतलब जो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी अनपेयर्ड है, तो वहां पर भी ये अनपेयर्ड होंगे, और ये यहाँ पे अनपेयर्ड है तो वहां पर भी वो क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। तो आपने कहा कि इनसे पेयर कौन करेगा, वेक्टर का ऊपर वाला फ्रेगमेंट कर देगा, और इनसे पेयर कौन करेगा, वेक्टर का नीचे वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। और आपने कहा कि आपको डबल स्ट्रैंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको तब ज्यादा क्लियर होंगी जब आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे चीजों को। चलो नेक्स्ट आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इम्पोर्टेंट क्या है कि एक हम जेल का यूज कर रहे हैं, वो क्या है, एग्रोस जेल का हम यूज करते हैं, इसे एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ये जेल जो है वो पोरस है। इसका यूज कहाँ, फिंगरप्रिंटिंग में, आइसोलेटिंग डीएनए फॉर क्लोनिंग एंड एनालाइजिंग अ पीसीआर प्रोडक्ट, यहाँ पे इनमें इसका एप्लीकेशन है। बाकी हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, इनमें टिनी पोर्स पाए जाते हैं। सीविंग इफेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया और एग्रोस जेल में जो वेल्स होते हैं उनमें जब आपने डीएनए को डाला तो उसमें डीएनए के जो बड़े फ्रेगमेंट है वो पीछे रह जाते हैं और छोटे फ्रेगमेंट मूव करके आगे बढ़ जाते हैं। यही हमारा सीविंग इफेक्ट है। देन इल्यूजन आता है। इल्यूजन में आपने कहा कि अब सारी चीजें हो गई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया। अच्छा हाँ, एक डाई जो हमने यहाँ पे यूज की थी, इथिडियम ब्रोमाइड, कहीं लिखा होगा, लिखा नहीं है, आपको लिखवाए गए थे इथिडियम ब्रोमाइड डाई यहाँ पे यूज होती है और यूवी लैब का यूज यहाँ पे किया जाता है, जिससे आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। इल्यूजन जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने कहा कि अब जेल से हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करना है, तो हमने कुछ स्पून जैसा लिया और जेल सहित अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, यानी कि आरएम सिस्टम। एक बार पढ़ो, आरएम सिस्टम में क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है, देखना एक बार। चलिए, तो कुछ हमारे पास टॉपिक आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं उनकी नेमिंग, एक टॉपिक हमारे पास आएगा नेमिंग का, जो आज हमें रिवाइज करना है। ठीक है, नेमिंग अगर हम यहाँ पर करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो कोई एग्जांपल अगर हम ले तो एक और वन हमने लिया था, एक और वन। ये बताओ कि जब हमने नेमिंग की बात की थी, एक और वन एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका नाम है एक और वन। ऐसे ही बाम H1 है, हिंद थर्ड है, और ऐसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देखे थे। तो सबसे पहले बताओ एक और वन एक एग्जांपल लेकर के, क्योंकि हमने
ये एग्जाम्पल है और बताओ इसकी नेमिंग हमने कैसे की। ठीक है, एक बार देखो जरा। तो देखो, अगर हमने कहा कि एक और वन को, अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक्चुअली में प्राप्त कहाँ से किया जा रहा है, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है ये क्या है, यहाँ पे इस बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा अब करके बताओ यहाँ पे नेमिंग। अब तो हमने फुल नाम, यहाँ पे फुल नेम देख लिया है, तो अब बताओ कि जो बैक्टीरिया है एशेरिचिया कोलाई RY13, यहाँ पे उसकी नेमिंग कैसे करोगे, इससे मिलने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे करोगे। अच्छा, अगर मैं एक और चीज थोड़ा इजी करूं, मैंने कहा ये जीनस है, ये स्पीशीज है। ठीक है, आप बताओ। तो हमने क्या बात की थी कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, हमने कहा था कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लेते हैं, स्पीशीज के दो लेटर हम लेते हैं इक, और इसका हम एक लेटर लेंगे आर, और वन जो है इसके सीक्वेंस को बताता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसका सीक्वेंस क्या है, कब इसे डिस्कवर किया गया था, क्योंकि एक सिंगल बैक्टीरिया से बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो है नेमिंग का टॉपिक जो हमें पता है। अच्छा अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, वेक्टर पे। वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर को समझने के लिए हमने कहा कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है, और यहाँ से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त कर लिया है। हमें इसे डालना है किसी दूसरी सेल में, और ये उसका क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के। ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास इसको डालने के दो तरीके हैं, या तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ डाल दें, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे। या तो हम क्या करें, किसी चीज को हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक साधन के रूप में, एक व्हीकल के रूप में लें, वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालें, और अब हम क्या करेंगे, इस पूरी संरचना को यहाँ अंदर डालेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे सेल के अंदर पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब हमने दोनों ही पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा हुआ है और इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट मेथड हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इसे सिंपली आपको हेडिंग पढ़नी है और देखना है कि डायरेक्ट में हम कैसे यहाँ पे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ डाल सकते हैं। अब आपने कहा ठीक तो है, हम डायरेक्ट मेथड ही तो यूज कर सकते थे, इनडायरेक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो, डायरेक्ट मेथड के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था जीन गन मशीन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें गन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे अंदर डालते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी कि ये अंदर जाएगा ही जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता है कि कितनी श्योरिटी हमें मिल सकती है। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम इनडायरेक्ट मेथड के लिए किसी साधन का उपयोग करते हैं, किसी साधन को हम लेते हैं कि उस साधन के द्वारा, यानी कि बीच में आप देख रहे हैं एक साधन है, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डाला, हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डाला, इसको सेल के अंदर डाला, और जैसे ये सेल के अंदर जाता है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी सेल के अंदर चला जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है, आगे धीरे धीरे जाकर के हम देखेंगे कि वेक्टर, किस वेक्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है, लेकिन पहले थोड़ा सा वेक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कर लेते हैं। तो हमने कहा कि हमें क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इसे दूसरी सेल में हमें ट्रांसफर करना है। इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। हम जाएंगे पहले इनडायरेक्ट मेथड में, और इनडायरेक्ट मेथड के लिए जिस साधन का हम यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं वेक्टर। ये होगा वेक्टर, ठीक है, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे हैं, और अब ये सेल के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, इसका नाम है वेक्टर।
वेक्टर को थोड़ा पढ़ते हैं और सबसे पहले हम किस वेक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हमने पढ़े थे। हमने कहा था अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई और वेक्टर होगा, बोला था। वेक्टर जो है, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ और वेक्टर है, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ और वेक्टर है, अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोई और वेक्टर यूज कर रहे हैं। जैसे कि एनिमल सेल में हम वायरस का यूज करते हैं उसे ट्रीट करके ताकि वो हार्म ना पहुंचाए। जैसे प्लांट में हम एक बैक्टीरिया की बात करते हैं, और बैक्टीरिया में जो हम वेक्टर का यूज करते हैं उसका नाम है प्लाज्मिड। अब चीजें थोड़ा सा याद आ रही होंगी प्लाज्मिड से। आज हमें पढ़ना है प्लाज्मिड के बारे में। सबसे पहले हम प्लाज्मिड को ही पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे प्लाज्मिड के द्वारा हम जो जीन है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हम डाल सकते हैं, या किसी जीन को हम बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे डाल सकते हैं। देन हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में अगर हम समझे तो क्या है प्लाज्मिड, जरा बताओ। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है और डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हमारी हेडिंग है वेक्टर और वेक्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिड। एक्चुअली में हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, बताओ इसमें प्लाज्मिड कहाँ है। अच्छा, बैक्टीरियल सेल जब आपने पढ़ी थी तो आपने यहाँ पे इसका एनवेलप पढ़ा था। बैक्टीरियल सेल का जो एनवेलप है 3 लेयर्स में पाई जाती है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, सेल एनवेलप कहा था। एक तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये याद है। मैं सिर्फ एक सिंगल लेयर को ही रख रही हूँ। नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पे बैक्टीरियल सेल, जिसमें आपको डाउट ना हो, जिससे ये है आपकी बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हमने कहा था बैक्टीरिया में एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, याद है। मैं जल्दीबाजी में लिख रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ। आप लोगों को क्या करनी है, चीजें रिकॉल करनी है। आपने कहा कि यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, नो न्यूक्लियस, इसीलिए तो इनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रिमिटिव सेल होती है, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो उससे कवर होता है। न्यूक्लियोसोम अंदर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इस वाले रीजन को न्यूक्लियोइड कहेंगे, जहां पर हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अच्छा, बैक्टीरिया की मैं सारी ऑर्गेनेलीज नहीं बना रही हूँ। अगर हम सारी ऑर्गेनेलीज बनाना चाहें तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मीजोजोम हमें देखने को मिलता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम का। जैसे कि अब यहाँ पे आरएनए बनेगा, आरएनए पे आपने कहा यहाँ पे क्या लगेंगे, राइबोसोम लगेंगे, पॉलीसोम जिसको हम नाम देते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, जो स्टोरेज होगा बैक्टीरिया में वो आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ये फ्लैजिला है, ये आपको सीलिया देखने को मिलेंगे, ये कुछ ऐसे पिलाई करके ऐसे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं इसमें बैक्टीरिया के अंदर। अभी हम ऑर्गेनेलिज नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, इसका क्या नाम है, इसी का नाम है प्लाज्मिड। यही है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। अगर मैं प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछूं कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं प्लाज्मिड के, तो आपने कहा प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, पहला कैरेक्टर। दूसरा, नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वेस्ट है, वेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड नहीं रहेगा
तो बैक्टीरियल सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देखो देखो, अगर हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया है ये, तो फिर भी जो बैक्टीरियल सेल है वो नॉर्मली काम करेगी, क्योंकि इसके पास जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो है, ये क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्या है, इसका डीएनए, लेकिन क्या है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या, एक तो इनमें पाया जाता है ORI, ठीक है, जल्दी बताओ ORI की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अच्छा, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? आपने कुछ टर्म समझे थे, जैसे कि रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे कि ट्रांसलेशन होता है। रेप्लिकेशन में क्या है, आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। यही पढ़ा था हमने जब हमने कहा था कि जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे थे, और हमने कहा था कि वहां पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। तो आपने कहा क्योंकि इसमें क्या है, रेप्लिकेशन की साइट है, तो अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, एक प्लाज्मिड से दो, दो प्लाज्मिड से तीन, तीन से चार, क्या ये ऐसे कर सकता है? कर सकता है ऐसे, यस ऑफ कोर्स, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। बस हमें इसी चीज का फायदा उठाना है, इसीलिए हमने प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यहाँ पे यूज किया है। तो देखो, प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर दो तरीके से काम में आ सकता है। एक तो ये है कि हमने क्या किया, ये ORI है और इसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। कैसे डाला है वो हम पढ़ेंगे, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे हमारा जो जीन है वो भी रेप्लिकेट करेगा। देखो ऐसे, ठीक है। बाकी ये ग्रीन में तो हमने क्या दिखाया है, ORI को दिखाया है, ये ऐसे। दो तरीके से इसका यूज हो सकता है। हमने कहा हमने जीन ट्रांसफर किया है, तो हमने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल हमने इंसुलिन का जीन यहाँ पे ट्रांसफर किया है। या तो हम क्या करें कि इंसुलिन के जीन की कॉपी बनाएं, ठीक है, और जो इंसुलिन के जीन है उनको हम प्राप्त करें, या फिर हमने क्या किया, इंसुलिन का जीन बन गया है, इस प्लाज्मिड को रिमूव किया, इंसुलिन यहाँ से प्राप्त किया, तो हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और हम कॉपीज बनाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में जो चीजें हमें पता चली है वो ये है कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, नॉन एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि इसकी एब्सेंस में बैक्टीरिया सेल्स की डेथ हो जाएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये इजिली यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है क्योंकि अपना जेनेटिक मटेरियल है। वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए ये रेप्लिकेट करते हैं, और यही रीजन है कि हमने क्या किया यहाँ पे। अच्छा, बैक्टीरियल कल्चर जो होता है, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले इंसुलिन की बात की थी, तो होता क्या है कि जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसको डायबिटीज होती है, मधुमेह रोग होता है, पहले हम क्या करते थे, काउ और पिग को लेते थे और उनसे हम इंसुलिन को प्राप्त करते थे। अब आपने कहा, एक तो बहुत सारी चीजें हैं वो भी परेशान होते हैं, वो एनिमल जो है उनको भी यहाँ पे हरास किया जा रहा है। दूसरा, क्योंकि डिफरेंट इंसुलिन है, ह्यूमन बॉडी का इंसुलिन नहीं है, तो वो कुछ इन्फेक्शन या कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखा सकता था। तो अब हमने क्या किया है, हमने एक इंसुलिन के जीन को लिया और यहाँ पे बहुत सारे और उसकी कल्चर करा दिया है ऐसे ही। अब क्योंकि अब हमने प्लाज्मिड के अंदर डाला, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता रहेगा और हमारा जो जीन है वो भी रेप्लिकेट करता रहेगा। तो इससे हमने क्या किया है, इंसुलिन को प्राप्त किया है। अब हम जो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं वो कौन से होते हैं, ह्यूमन इंसुलिन ही होता है, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन आ गई आपके पास जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। अब हमें बात करनी है जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें बात करनी है कि वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लाज्मिड क्या है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है और क्या फीचर्स। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है वेक्टर में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे इंसर्ट कराया जाता है। अच्छा, एक चीज जो हमने कही है कि जो वेक्टर है वो एक्चुअली में क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, जो कैसा होता है, सर्कुलर सर्कुलर होता है। अच्छा, आपसे वेक्टर के प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है जो हमने की है। सर्कुलर है यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर भी क्या है, सिंगल सर्कल नहीं है बल्कि डबल सर्कुलर स्ट्रक्चर आता है प्लाज्मिड का। अब अगर ये इस टाइप से है, तो क्योंकि ये क्या है,
बैक्टीरियल डीएनए है। डीएनए जो बना होता है कैसे बना होता है, आपने कहा नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। एक्चुअली में यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस में लगे होंगे ऐसे, ये ऐसे लगे होंगे। हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वो कुछ अनपेयर्ड फॉर्म में है, ऐसे होगा। बाकी ये अनपेयर्ड हमारे पास रह जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये अनपेयर्ड जो हमारा जीन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है, ये यहाँ पे किससे बाइंड करते हैं, हमारे प्लाज्मिड से बाइंड करते हैं। उसके लिए हमें पहले प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा, और काटना कैसे है कि प्लाज्मिड ओपन हो। देखो प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या चाहिए कि जो प्लाज्मिड है वो ऐसे खुले, ताकि बीच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट हो जाए और वो फिर से क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसीलिए कहा था हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे इसको काटने के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे कैसे काटे कि ये बस ओपन हो, ये ऐसे ओपन हो, ऐसे ये ओपन हो, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेंगे, एंड फाइनल जो इमेज हमें मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी। ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो ये सारे नोट्स हमने बना रखे हैं, एक बार आप लोग घर से इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि बताओ जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को कट कैसे किया गया है, वहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फिक्स कैसे हुआ है। ये सारे टॉपिक आप घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहें।